जय माता रानी की दोस्तों। आ, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और किस किस टाइप से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है और आपकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें म्यूचुअल फंड का, तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में बताइए, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओपन इंडेड म्यूचुअल फंड होता है। इन्वेस्टर कैन बाई सेल यूनिट एट एनी टाइम, नो मेच्योरिटी डेट, एनएवी चेंज डेली। मतलब इस तरह का है कि जिसमें डेली आप खरीद बेच सकते हैं, इसका कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होता। इस टाइप का एक म्यूचुअल फंड होता है। दूसरा होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है, 30 साल 20 साल का जो मैच्योरिटी पीरियड रहता है, मतलब परिपक्वता का अवधि। इन्वेस्ट ओनली ड्यूरिंग लॉन्च पीरियड, ठीक है। तो ये फिर सिर्फ क्या होता है, जब ये लॉन्च हो रहा है तभी इस पे आप कर सकते हैं। जैसे एलआईसी ने बीच में निकाला था बहुत पहले, दो प्लान निकाला था जो कि फ्लॉप हो गया था, तो उस टाइप का ये है। ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज पे भी एक ट्रेड होता है, ठीक है। और इंटरवल फंड्स क्या होता है, कंबाइन फीचर ऑफ ओपन एंड क्लोज एंडेड बाय सेल यूनिट ड्यूरिंग स्पेसिफिक इंटरवल। मतलब 3 साल का लॉकिंग पीरियड दे देगा इसमें, उसके बाद 3 साल बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, आपको अगर पसंद नहीं आया या कुछ भी XYZ बात है। 3 साल से पहले करेंगे तो इसमें पैसा कट जाएगा और दुनिया भर की सब इसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर वाइज मैंने बताया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, बेस्ड ऑन एसेट क्लास के अनुसार बेस्ड होता है। तो एसेट क्लास क्या होता है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट के जो स्रोत हैं उसको बोलते हैं एसेट क्लास, ठीक है। तो जैसे हमारा होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी किसको बोलते हैं, जो शेयर जो होते हैं ना किसी कंपनी के शेयर्स, वो उसी को इक्विटी बोल देते हैं। तो इक्विटी शेयर्स के एक प्रकार होता है इक्विटी शेयर, ठीक है। शेयर के कई प्रकार होते हैं, तो एक प्रकार होता है जो बाजार पे मिलता है, वो है इक्विटी शेयर, जिसको आम पब्लिक खरीद सकता है। तो उसका म्यूचुअल फंड होता है, उसमें इन्वेस्ट इन स्टॉक, ठीक है, वही बोला ना। हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न होता है। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और इसमें रिटर्न भी हाई मिलता है और लॉस भी हाई हो सकता है। जैसे अभी के समय में जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड किया है, तो मार्केट अभी काफ़ी गिरा, तो काफ़ी नीचे म्यूचुअल फंड में भी एक करेक्शन देखने को मिला है। तो वो सब होता रहता है। दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड। तो डेट म्यूचुअल फंड क्या है, डेट किसको बोलते हैं, डेट मतलब ऋण से मतलब, ऋण मतलब उधार। तो उधार कौन लेता है, या तो बैंक लेते हैं, या NBFC लेते हैं, या खुद सरकार लेती है, गवर्नमेंट लेती है, या फिर कोई कंपनी भी ले सकती है। तो किस प्रकार से लेती है बैंक, जैसे ट्रेजरी बिल होता है, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स, और आपके डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है, ऋण पत्र बोलते हैं जिसको, ठीक है। गवर्नमेंट भी लेती है कई प्रकार से, NSC बॉन्ड होता है, गोल्ड बॉन्ड अभी अभी निकला था कुछ वर्ष पहले, गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। और कंपनी भी लेती है, ठीक है। तो ये सब जो होता है, जैसे इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, लो रिस्क स्टेबल रिटर्न, ये सबसे अच्छा होता है जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है XYZ शेयर मार्केट का, वो डेट मार्केट में पैसा लगाओ। RBI का एक वेबसाइट है, उसमें सब चीज़, ट्रेजरी बिल्स वगैरह सारी चीज़ें रहती है, ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं। RBI का खुद का वेबसाइट है, उसको एक बार आप देख लेना। इसमें कोई रिस्क नहीं रहता है, इसमें फिक्स्ड आपको मिलता है 6% 7%, जो भी उसमें अलग अलग दिया रहता है ईयर वाइज, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा होता है, इसमें स्टेबल रिटर्न मिलता है, लोअर रिस्क, बिल्कुल रिस्क नहीं रहता। और सबसे मजे की बात यह है कि चाहे वो कंपनी डूब ही क्यों ना जाए, सबसे पहले आपको डिबेंचर का ही पेमेंट करना पड़ेगा। जो ऋण पत्र है वो पेमेंट करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही दूसरा पेमेंट होगा, ठीक है। इक्विटी शेयर का पेमेंट बाद में होगा, सबसे पहले पेमेंट इसका होगा, ठीक। तो ये चीज़ को समझ लीजिए। हाइब्रिड फंड क्या होता है, हाइब्रिड फंड होता है मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। मतलब कुछ पैसा मैंने यहाँ पे डाल दिया, कुछ पैसा मैंने यहाँ पे डाल दिया, बैलेंस रिस्क बैलेंस रिटर्न, ठीक। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। मनी मार्केट फंड्स, तो मनी मार्केट फंड क्या होता है, इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, लो रिस्क लो रिटर्न। मनी मार्केट फंड्स में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे अभी हमने बताया ना डेट मार्केट वाला, वही सब चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, इसमें आता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। गवर्नमेंट का जो मुद्रा वाले जो रहते हैं ना, बाजार के फंड्स होते हैं, वो सब इसमें आते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कर मुक्त मुद्रा बाजार फंड, ठीक है। तो कर मुक्त क्या होता है, ऐसे फंड जिसमें म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के निवेश करते हैं, ठीक है, जिससे निवेशकों की आय पर संघीय कर से छूट मिलती है, ठीक। तो मतलब जो टैक्स बेनिफिट मिलता है, उस टाइप के जो बॉन्ड्स आते हैं, बहुत सारे मार्केट में रहते हैं, आपने देखा होगा। तो वो सब चीज़ें रहती हैं। अब ये है अगला, इसमें है गोल्ड गोल्ड फंड्स। जैसे अभी मैंने बताया था सेवरेन गोल्ड बॉन्ड जो निकला था, इसमें सरकार को काफ़ी लॉस हुआ, और उसके बाद ये पहले टैक्स फ्री था, उसके बाद सरकार ने इसमें अपने लॉस को बचने कम करने के कारण कम करने के लिए इसमें टैक्स लगा दिया। तो इस तरह से गेम खेला जाता है भैया, आप पैसा मत कमाओ, कुल मिला के गेम ये है, चाहे आप फंड से ही क्यों ना कमाओ। इन्वेस्ट इन गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट,
ये भी एक अच्छा तरीका है। फंड्स ऑफ फंड्स, इन्वेस्ट इन अदर म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, इन्वेस्ट इन अदर म्यूचुअल फंड्स, तो ये भी एक तरीका होता है। अब बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, तो इस चीज को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से आपको, मतलब आपको पैसा टैक्स सेविंग के लिए मतलब आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या आप ग्रोथ के लिए करना चाह रहे हैं, या आप रिटायरमेंट प्लान करना चाह रहे हैं, या एक आप लिक्विड फंड्स बनाना चाह रहे हैं, तो या फिर एक इनकम आप जनरेट करना चाहते हैं, या कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो क्या है आपका उद्देश्य, है ना। तो छोटे छोटे चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है 20 साल बाद आप इसलिए कर रहे हो प्लान कि आपके बच्चों की मैरिज है, तो ये भी हो सकता है कि योजना, हो सकता है आप कुछ फंड मैं 50 लाख रुपए का घर बनाऊंगा, ऐसा कुछ आपका प्लान हो सकता है। तो आपका उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से फंड्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ फंड क्या है, फोकस ऑन कैपिटल एप्रिसिएशन मेनली इक्विटी। तो ये क्या होता है, ग्रोथ फंड्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं, ऐसे इक्विटी होता है जिनके ग्रोथ की संभावना है, तो ऐसे स्टॉक का चयन करके म्यूचुअल फंड बनते हैं, उसको ग्रोथ फंड नाम दे देते हैं म्यूचुअल फंड वाले। दूसरा होता है इनकम फंड्स, फोकस ऑन रेगुलर इनकम मेनली डेट। तो इसमें क्या होता है, मेनली डेट होता है, रेगुलर इनकम चाहिए, मतलब इसमें रिस्क नहीं होता डेट मार्केट में, इसमें फिक्स्ड आपको इनकम मिलेगा ही, चाहे शेयर मार्केट गिरे चाहे ऊपर जाए। इसीलिए जब भी मार्केट गिरता है दोस्तों, शेयर मार्केट जब भी गिरता है, तो सारा पैसा कहाँ लगाते हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं वो डेट मार्केट पे लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि उनको बड़ा पैसा है, 5,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, 5 लाख करोड़ है। तो 5 लाख करोड़ को ना वो शेयर मार्केट में ऐसे जुआ नहीं खेलेगा कि 10 रुपए का 100 रुपया ऑप्शन हो जाए, ये सब गेम नहीं खेल सकता वो 5 लाख करोड़ का। वो क्या करता है, सरकारी बॉन्ड खरीदता है, और उसमें उसको मात्र 3, 4, 5%, 6%, 7% जो भी उसको मिलता है उतना में वो संतुष्ट रहता है। हम लोग की तरह 10 रुपए का माल जीरो हीरो करके 100 रुपए करना है, 300 करना है, ये सब नहीं करते, बड़ा पैसा, ठीक है। तो ये हो गया इनकम फंड्स। तीसरा होता है टैक्स सेविंग फंड, इसी को बोलते हैं ELSS, ये आपने देखा होगा कई जगह, कई लोग करते हैं इसको। प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C मेनली इक्विटी बेस्ड, ठीक। तो इसमें अधिकतर क्या होता है, इक्विटी बेस्ड होता है, और टैक्स बेनिफिट के लिए ये सब किया जाता है। तो इस तरह के भी फंड म्यूचुअल फंड वाले बना के रखे रहते हैं, ठीक है। चौथा है आपका लिक्विड फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म पार्किंग ऑफ फंड्स लो रिस्क। ये होता है छोटे समय के लिए निवेश, मान लो कि मैंने 1 साल के लिए किया, तो 1 साल के लिए मैंने किसी का डिबेंचर ले लिया, अब 1 साल में मेरे को मेच्योरिटी मिलेगा कि 9%, मेरे घर में कोई सीनियर सिटीजन है उसको दे रहा है मान लो कि 10%, तो मैंने 1 साल का 1 लाख रुपए डाल दिया और मैंने 10% ले लिया, 10,000 रुपये मुझे मिल गया। तो इस तरह का होता है। तो लिक्विड फंड्स में छोटा सा रिस्क होता है, बहुत छोटा सा, और इसमें आप चाहें तो मतलब इस तरह का भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म जो होता है वो 91 डेज का होता है, ठीक है। तो 91 डेज का ये इन्वेस्टमेंट होता है, और उसके बाद क्या है इसमें मतलब मिच्योर हो जाता है। तो वही सब रहते हैं, जैसे कि इसमें ट्रेजरी बिल हो गया आपका, है ना, कमर्शियल पेपर्स जो भी होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और सरकारी प्रतिभूतियां, यानी कि गवर्नमेंट का जो भी प्रतिभूति है वो सब आता है इसमें, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं, नाम थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं, बाकी चीज़ें वही रहती हैं। तो चौथा होता है बेस्ड ऑन रिस्क। अब म्यूचुअल फंड करें हम नहीं करें, मुझसे पूछते हैं कि लोग कैसे करें, भाई पहले समझ लो गेम को, यहाँ पे चोर बहुत बैठे हैं, जितना पढ़ लोगे उतना ही ठीक, क्योंकि दूसरे को पैसा देने का मतलब और दूसरे से पूछ के काम करने का मतलब, मेरे को तो फिर 20 साल बाद मैं थोड़ी रहूंगा कि आप थोड़ी रहो, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई यूट्यूबर है नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो अभी आप अपना दिमाग लगाओ ना, तो वो दिमाग नहीं लगाना चाहता आदमी, बस दूसरे से पूछ लूँ और मेरा काम हो जाए, इसीलिए तो बड़े बड़े लोग का पैसा डूब जाता है लास्ट में जाके। इसीलिए ज्ञान लो भाई, पैसा डालना तो बहुत आसान है, यहाँ पे बहुत लोग पैसा डाले ना चिट फंड में, और उनका फिर चिट फंड हो गया, दिवालिया हो गया, हमारे पैसा लेके भाग गिस। अरे भाग गिस तो भैया तैं दे रहे वाला पैसा पता करे रहे पहले। तो यही सब चीज होता है। तो बेस्ड ऑन रिस्क, रिस्क कैसा है आपका, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है, ये 3 चीजें होती है। तो लो रिस्क वाला क्या करेगा, वो कुछ पैसा डालेगा डेट में, कुछ लिक्विड फंड में डालेगा, और मनी मार्केट में डालेगा। तो इसमें बहुत कम रिस्क होता है। तो ये सब चीज़ें, इसमें रिटर्न भी कम मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें रिटर्न भी कम मिलेगा। मीडियम रिस्क वाला क्या करेगा, बैलेंस्ड और हाइब्रिड। अब बैलेंस फंड में क्या आ जाएगा, अपना इक्विटी भी आएगा, ठीक, और अपना डेट भी आएगा। अब इसमें एक चीज़ होता है ETF, ठीक है, वो ETF के लिए मैं अलग से मैं बता दूंगा कि क्या होता है, कैसे करते हैं उसको। और हाई रिस्क फंड होता है, इसमें टोटल क्या होता है, इक्विटी एंड सेक्टोरल एंड थेमेटिकल फंड्स। तो इस हाई रिस्क वाला जो है, इसमें हाई रिवॉर्ड भी है,
और इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मार्केट का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पकड़ किसी सेक्टर पे है। मान लो डिफेंस है, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को आप अच्छा आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसको रोज साल भर से 2 साल से 5 साल से आप देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उस सेक्टर को किस देश में कैसा चीज़ें बदल रही हैं, सरकार का पॉलिसी क्या चल रहा है। ठीक है, एक थेमेटिक फंड, ठीक है, थेमेटिक फंड भी वही है, मतलब कि थीम्स एक बना लिया आपने, डिफेंस का थीम बना लिया, एफएमसीजी का बना लिया, जो सेक्टर बोलो या जो भी बोलो, ठीक है, एफएमसीजी का बना लिया। तो इस तरह से आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, देन ओनली ही आप हाई रिस्क फंड में डाल सकते हैं। अब आपकी ज़रूरत क्या है, अपनी ज़रूरत को पहचानिए। अपनी ज़रूरत को कैसे आप पहचानेंगे, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी सैलरी मान लो 50,000 रुपये महीना है, ठीक। 50,000 में आप 10,000 रुपये सेविंग करना चाहते हैं, एज अ म्यूचुअल फंड के रूप में आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब 10,000 रुपये जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो 10,000 रुपये को आप किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आपको क्या मार्केट का ज्ञान है, या आपको कोई ज्ञान दे रहा है, या आपके बैंकिंग पार्टनर या किसी XYZ ने बोला कि भाई म्यूचुअल फंड कर लो, या फिर टीवी में रोज बता ही रहा है म्यूचुअल फंड है तो सही है भाई, तो उसको देख के हम कर रहे हैं। और या फिर हमारे दिमाग में ये आ गया है कि भाई अब पैसा बचाने का कोई तरीका ही नहीं है अपने पास, तो म्यूचुअल फंड सही है, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड कर लेना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड में क्या दिक्कत है वो चीज़ समझिए। म्यूचुअल फंड में आपको मिलता है NAV, ठीक, एक NAV आपको मिलेगा, और NAV आपको मिलेगा, और इस म्यूचुअल फंड में कौन कौन से स्टॉक है ये आपको नहीं बताया जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक में आपका पैसा लगा है। और जब आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में आपको पैसा लगा है, कुछ कुछ लोग बताना शुरू कर दिए हैं अभी, ये लोग लार्ज कैप जो होता है ना, लार्ज कैप, उसमें पैसा लगाने के नाम पर स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक में पैसा लगा देते हैं, और इसका जो अर्निंग है वो 70% वो आपको नहीं मिलता, सिर्फ 30% आपको मिल पाता है। और ये बैठ करके जुआ खेलते हैं वहाँ पे, कहाँ पे, ऑप्शन, ये ऑप्शन का जुआ ये लोग खेलते बैठते हैं। आपने देखा ही होगा, चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड हो, या जो भी जनता का पैसा लगा रही है वो कहाँ पे पैसा लगा रही है और क्या गेम हो रहा है इसके अंदर का कोई बताता ही नहीं है ना, बैठ के बताएगा ही नहीं, क्योंकि भाई उसको तो बताना है कि यहाँ पे बंद मत करो, क्योंकि उनका दुकान चल रहा है, उनका दुकान चलेगा, और आप ज्ञानी हो गए और अपना पैसा खुद बनाने लग गए तो फिर उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो कभी भी लोग नहीं चाहेंगे कि आप सीखें, वो ये नहीं चाहेगा कि कोई भी आदमी ये सीख जाए। ये सीखेगा, वो खुद का स्टॉक बनाएगा भाई, वो क्या करेगा, वो खुद का स्टॉक बनाएगा, 5 स्टॉक, 1 2 3 4 5, और वो दिमाग लगाएगा, ये 5 स्टॉक मुझे लग रहा है भाई अभी गवर्नमेंट इसकी पॉलिसी ठीक ठाक लग रही है और इसमें ग्रोथ का चांस है, तो इन 5 स्टॉक को मैं क्या करता हूँ, इसी में SIP शुरू कर देता हूँ अपने डीमेट पे, है ना। मेरे पास में 10,000 रुपये है, इसमें 2,000 डालता हूँ, इसमें 2,000 डालता हूँ, इसमें 2,000 डालता हूँ, इसमें 2,000 डालता हूँ, इसमें भी 2,000 डालता हूँ, तो 5 दूनी 10, 10,000 रुपये मेरा जाता रहेगा। आज नहीं कल इसको बढ़ना ही है, आपको लग रहा है, लेकिन हाई रिस्क है ये भी बात है। लेकिन अब इसी में आपको चुनना है स्टॉक्स किस प्रकार के हैं, तो अलग अलग ग्रुप के आप चुन सकते हैं, अलग अलग थीम के आप चुन सकते हैं, अलग अलग ग्रोथ पैटर्न के आप चुन सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 2 3 तरीके हैं। मान लो 10,000 रुपये है, तो मैं क्या करता हूँ कि 5,000 का एक बना लेता हूँ SIP, और 5,000 का दूसरा SIP बना लेता हूँ, और इसमें मैं 5 स्टॉक ले लेता हूँ, और इसमें भी मैं 5 स्टॉक ले लेता हूँ। इस तरह से मेरा SIP 2 बन गए, और एक को मैं चलाता हूँ 10 साल, और एक मैं रखता हूँ 20 साल के लिए। 10 साल बाद मुझे जो भी इसमें वैल्यू प्राप्त होती है, या फिर देखिए इसमें फ़ायदा क्या होता है इस चीज़ को समझ, रीबैलेंसिंग म्यूचुअल फंड वाले भी करते हैं, लेकिन इसमें आप भी कर सकते हैं। मतलब 5 स्टॉक है आपके पास, 5 में मान लो कि 3 साल तक आपको कोई रिटर्न नहीं मिला, और 5वें साल आपको रिटर्न मिलना शुरू हुआ, 3 साल तक नो रिटर्न, और 5 ईयर में आपको 10% का रिटर्न मिला है। तो अब इसमें मैं 5 साल बाद देख सकता हूँ, या 3 साल बाद देख सकता हूँ, या 6 महीने बाद भी देख सकता हूँ, 3 महीने बाद देख सकता हूँ, जब मन चाहे तब देख सकता हूँ कि मेरा कौन सा स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, और मैं उसको हटा देता हूँ और दूसरा स्टॉक यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो इस तरह से भी मैं इन्वेस्टमेंट को चेंज कर सकता हूँ।
आपके म्यूचुअल फंड में लॉकिंग पीरियड होता है। अब उस लॉकिंग पीरियड का झंझट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद यहाँ पे अपना स्टॉक खुद देख रहे हैं कि मेरा पैसा बढ़ रहा है, कि मैंने गलत इन्वेस्टमेंट कर लिया है, कि मैंने क्या कर लिया। वहाँ पे पैसा दूसरे के हाथ में। फिर वहाँ निकालने जाएंगे तो एग्जिट का 1% है, एंट्री का 1% है, ये सब कटता है। कई लोग नहीं भी काटते ये, लेकिन कटता है। फिर टैक्स जो है वो तो देना ही पड़ेगा। तो ये है म्यूचुअल फंड का कहानी। तो आप देखिए कि आपको क्या चाहिए। तो बाकी और कुछ डिटेल चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। ईटीएफ का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जय माता।